नमस्कार। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक को, पता है क्या, एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी का गुलाम बना दिया। ये कहानी है व्यापार की, विद्रोह की और आज़ादी की। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। मतलब सोचिए तो जरा, आखिर कैसे एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, धीरे धीरे करके पूरे देश पर ही काबिज हो गई। चलिए इस पहेली को ना परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कहानी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। इसमें कई परतें हैं। इसकी शुरुआत होती है, जानते हैं किससे? मसालों के लालच से। एक ऐसा लालच जो पूरे यूरोप को भारत खींच लाया। फिर यही कहानी 100 साल तक दबे हुए गुस्से के एक भयानक विद्रोह की कहानी बन जाती है, और इसका अंत होता है आज़ादी के लिए एक बहुत लंबे और मुश्किल संघर्ष पर। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कहानी भारत में शुरू होती ही नहीं। इसकी शुरुआत होती है यूरोप में घटी एक बहुत बड़ी घटना से। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, साल था 1453। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और बस भारत और यूरोप के बीच का जो पुराना जमीनी रास्ता था वो हो गया बंद। अब इसी एक मजबूरी ने एक नई समुद्री दौड़ शुरू कर दी। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए। कोलंबस बेचारे रास्ता भटक कर अमेरिका पहुंच गए। लेकिन फिर आखिरकार 1498 में वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जो हर कोई करना चाहता था। उन्होंने भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रास्ता खोजना इतना जरूरी क्यों था? जवाब इस एक आंकड़े में छिपा है। वास्को डी गामा जब भारत से काली मिर्च और दूसरे मसाले लेकर यूरोप वापस गया तो उसे अपनी पूरी यात्रा के खर्च से, पता है कितना, 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना! जरा सोचिए, इस एक आंकड़े ने यूरोप के हर शाही दरबार में जैसे खलबली मचा दी। तो रास्ता तो पुर्तगालियों ने खोल दिया, लेकिन इस खेल के असली खिलाड़ी बनकर उभरे अंग्रेज। उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, वो तो इतिहास लिखने आई थी। और उन्होंने ये काम बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से किया। भारत के तटों पर अपने 3 बड़े अड्डे बनाए। पहला था मद्रास, जिसे उन्होंने खरीदा। दूसरा बॉम्बे, जो उन्हें एक शाही शादी में दहेज में मिला था। और तीसरा कलकत्ता, जिसे 3 गांवों को मिलाकर बसाया गया। ये 3 शहर आगे चलकर ब्रिटिश राज के 3 सबसे मजबूत स्तंभ बने। लेकिन शहर बसाने के बाद उन्होंने एक नया खेल शुरू किया, इलाके जीतने का। और इस खेल का फैसला हुआ 2 युद्धों से। देखिए, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था ना, वो कोई असली लड़ाई थी ही नहीं। वो तो एक धोखा था, एक साजिश। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध, वो एक असली लड़ाई थी, जिसमें कंपनी की एक छोटी सी सेना ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की मिली-जुली सेना को हरा दिया। और बक्सर की जीत का सबसे बड़ा इनाम क्या था? दीवानी अधिकार। इसका मतलब ये था कि अब एक प्राइवेट कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबों से टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया था। बस यही वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, बल्कि वो एक शासक बन गई। अगले 100 सालों तक कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पकड़ और मजबूत की, लेकिन उनकी नीतियां, उनका लालच, उनका शोषण, इन सब ने एक ऐसे गुस्से को जन्म दिया जो 100 साल तक अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर 1857 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और इस विस्तार का एक बहुत बड़ा हथियार थी सहायक संधि। अब नाम सुनने में तो लगता है कि कोई मदद करने वाली संधि होगी, है ना? लेकिन असल में ये कब्जा करने का एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। इसका तरीका इतना सीधा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अंग्रेज कहते, हम आपकी रक्षा करेंगे, बस हमारी सेना का खर्च आपको उठाना होगा। लेकिन ये खर्च जानबूझकर इतना ज्यादा रखा जाता था कि राजा उसे चुका ही नहीं पाता था। और जब वो इस कर्ज के जाल में फंसकर पैसे नहीं दे पाता, तो बदले में क्या होता? उसे अपना इलाका अंग्रेजों को देना पड़ता था। मतलब बिना लड़े ही पूरे राज्य पर कब्जा। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां इस दौर का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से झांसी और अवध जैसे कई राज्यों को हड़प लिया, लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी था जिसने भारत में पहली रेल, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की। मतलब वो एक साम्राज्यवादी भी था और एक आधुनिकतावादी भी।
तो इन सभी नीतियों का नतीजा क्या निकला? 1857 का महाविद्रोह। और हाँ, भले ही इस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश महारानी के शासन के अधीन आ गया। 1857 के बाद भारत में एक नई चेतना ने जन्म लिया। अब लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं रह गई थी, बल्कि ये आम लोगों की लड़ाई बन रही थी। और यहीं से संगठित राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की असली शुरुआत होती है। और इस नई चेतना का केंद्र बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला था उदारवादी दौर, जो सिर्फ याचिकाओं और प्रार्थनाओं तक ही सीमित था। फिर आया उग्रवादी दौर, जिसमें बहिष्कार और हड़ताल जैसे तरीके अपनाए गए। और फिर आखिर में आया गांधीवादी युग, जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के दम पर करोड़ों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ दिया। वैसे बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने उनकी तुलना एक मधुमक्खी के छत्ते से की थी। उनका ये कहना दिखाता है कि भारतीय शासक उनकी ताकत को भी समझते थे और उनसे जुड़े खतरे को भी पहचानते थे। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचती है। एक ऐसा दौर जहां महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे 2 महान नेताओं ने आज़ादी के लिए 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाए। दूसरे विश्व युद्ध ने इस लड़ाई की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। जब ब्रिटेन ने बिना पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने इसे दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाने का एक सुनहरा मौका माना। बोस का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। वो भेष बदलकर भारत से निकले, जर्मनी और फिर जापान पहुंचे और वहां उन्होंने ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो यहाँ आज़ादी के 2 रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह, जिसका नारा था करो या मरो, और दूसरी तरफ बोस का सशस्त्र संघर्ष, जिसका नारा था दिल्ली चलो। मंजिल दोनों की एक ही थी, पर रास्ते बिल्कुल जुदा थे। हाँ, आज़ाद हिंद फौज युद्ध तो हार गई, लेकिन उसने देश का दिल जीत लिया। जब लड़ाई के बाद उनके सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। इन मुकदमों ने और फिर नौसेना के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक साफ संदेश दे दिया कि भाई, अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने की एक प्रतिज्ञा थी। इसने लाखों लोगों के अंदर एक नया जोश, एक नई आग भर दी। तो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज लड़ाई के मैदान में भले हार गई, पर उसने भारत के दिलों में आज़ादी की वो आग जला दी जिसने आखिरकार ब्रिटिश राज को जलाकर राख कर दिया। और ये सब हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा कुछ और होता, तो क्या भारत की आज़ादी की कहानी भी कुछ और होती?